हमारा जो चैप्टर है, इधर ध्यान दो। हमारा जो चैप्टर चल रहा था ट्रांसफॉर्मर का जो हमारा 2 लेक्चर हो गए थे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। उससे पहले हमने उसका परिचय भी देखा था। नेक्स्ट क्लास जो है आपकी दूसरी नंबर की क्लास है, उसमें हमने ट्रांसफॉर्मर का जो कंस्ट्रक्शन है इसके बारे में बात की थी। ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन संरचना कैसी होती है, ठीक है। उसकी संरचना जो होती है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमने ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन जो है उसकी संरचना जो है उसके बारे में बात की थी। तो हमने एक ट्रांसफॉर्मर का जो चित्र था उसको देखा कि ट्रांसफॉर्मर का चित्र कैसा होता है। जैसा कि मैं एक बार इसको फिर से बना देता हूँ। देखो, ये इस तरह का ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें आपकी ये वाइंडिंग होती है इस तरह से। देखो, ये आपका ट्रांसफॉर्मर था, कल हमने जिसकी बात की थी। इस प्रकार का आपका ट्रांसफॉर्मर होता है। ये ट्रांसफॉर्मर का इंटरनली पार्ट है। ट्रांसफॉर्मर आपने देखा होगा बाहर से कैसा होता है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर का इंटरनली पार्ट है। जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो होता है यही आपका मेन ट्रांसफॉर्मर है। जो बाहर आप जो देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मर को, वो उसका क्या है, कवच। कवच बोले तो उसका बॉडी भाग है, ठीक है। हमने इसके ट्रांसफॉर्मर की संरचना के बारे में हमने पढ़ा था। जो ट्रांसफॉर्मर की जो संरचना है उसमें हमने पढ़ा था कि वाइंडिंग कौन कौन से भाग होते हैं। वाइंडिंग, ठीक है। वाइंडिंग के बारे में हमने पढ़ा था। एक तो प्राइमरी होता है, प्राथमिक, और दूसरा सेकेंडरी, द्वितीय, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने इसके जो दूसरा पार्ट है, नंबर 2 हमने पढ़ा था इसका जो कोर, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट था इसका कंटेनर। तीसरा जो भाग था, चौथा भाग था आपका टर्न, ठीक है। तो हमने इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था। प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है। मैंने आपको बताया था प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसको हम सप्लाई से जोड़ते हैं या फिर विद्युत सप्लाई के सोर्स से जोड़ते हैं, वह आपकी कौन सी है, प्राइमरी वाइंडिंग। और जिस वाइंडिंग को हम किसी लोड के साथ जोड़ते हैं वो वाइंडिंग कौन सी कहलाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग, ध्यान रखना कि प्राइमरी वाइंडिंग वो होगी जिसको आप सप्लाई से जोड़ेंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग वो होगी जिसको आप लोड से जोड़ेंगे। जैसे कि आप ट्रांसफॉर्मर आप देख रहे हैं, गांव में जो ट्रांसफॉर्मर होता है, अपने घरों के आसपास इधर इधर जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर के लिए जहां से सप्लाई आती है ट्रांसफॉर्मर में, वो उसकी क्या कहलाती है, प्राइमरी वाइंडिंग। और जहां से सप्लाई आपको उस ट्रांसफॉर्मर से बाहर अपने लिए निकलती है, उपभोक्ता के लिए, मतलब अपने कंज्यूमर के लिए जो निकलती है, वहां से जहां से आती है वो वाइंडिंग उसकी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। बात क्लियर है। नेक्स्ट, ये
अब यहाँ से हम इसको प्राइमरी वाइंडिंग कह सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, और इसको सेकेंडरी वाइंडिंग। हमने मान लिया इसको, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है, हमने इसको सप्लाई से जोड़ा था और इससे लोड को जोड़ा, ये आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको आप यहाँ इस तरह से सिंबल से आप जरूर दर्शा देना, यदि अगर इसको जोड़ दिया है तो ये आपका यहाँ से कोई भी लोड है, आप इस रेजिस्टेंस को यहाँ से कनेक्ट कर देना, ठीक है, इस तरह से। तो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपको पता चल गई थी। नेक्स्ट आपने इसके बारे में बात की थी कोर। कोर कौन सी होती है? जिन पर वाइंडिंग की जाती है, ये आपकी जो है ये क्या है? कोर, ठीक है, जिन पर वाइंडिंग की जाती है वो क्या कहलाती है? आपको कोर है। देखो कोरों के बारे में हमने थोड़ा सा अध्ययन किया था, ठीक है, कोरों पे थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था, इसके बारे में फिर आज हम फिर से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कोर जो है, जिस बेस पर वाइंडिंग की जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी कोर कहलाती है, ठीक है। तो हमारा जो कोर का जो टॉपिक है आपका कोर होगी ट्रांसफार्मर कोर, लिखता हूं मैं, ट्रांसफार्मर कोर। ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील किसकी बनाई जाती है? सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। दूसरा एक और मेटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड स्टील। CRGOS भी लिख सकते हैं, इसके पीछे स्टील होता है, ठीक है। एक और होता है फेराइट, फेराइट पदार्थ, ठीक है। फेराइट जो पदार्थ होता है ये भी आपका ट्रांसफार्मर की जो पत्तियां होती है उनको बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है। देखो ट्रांसफार्मर कोर किससे बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील से, CRGO से, फेराइट पदार्थ से। CRGO का आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड स्टील। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। कोल्ड रोल्ड ग्रीन ओरिएंटेड स्टील। ये पूछता है कि जो CRGO है, CRGO का पूरा नाम क्या है? CRGO क्या है? CRGO आपका एक प्रकार का पदार्थ है जो आपकी जिससे ट्रांसफार्मर की पत्तियां बनाने के काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की पत्तियां किस प्रकार से बनाई जाती है। आपको 3 अन्य मिलेंगे और एक इनमें से मिलेगा कोई से, लेकिन इनमें से भी मिलेगा वो उपयोगिता के आधार पर भी हम बात करेंगे कि कौन से ट्रांसफार्मर में कौन सी काम ली जाती है। यह भी हम जब आगे ट्रांसफार्मर का और वर्गीकरण जब पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे आपको कहाँ कौन से ट्रांसफार्मर लगा जाते हैं, तो वहाँ कौन सी कोरों का ट्रांसफार्मर काम में लेना है, कौन से पदार्थ से बनी हुई कोर जो होती है उनको काम में लेना है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आते हैं, देखो ये कोर जो है इसकी विशेषता, भाई इन्हीं को क्यों लेते हैं? कोरों की विशेषता, कोरों की विशेषता, देखो कोरों की विशेषता हमने देखो मेटेरियल तो हमारे पास बहुत सारे हैं। सिलिकॉन स्टील क्यों लिया, CRGO क्यों लिया, फेराइट धातु ही क्यों लिया? देखो हमारे पास सिंपल स्टील भी है, लोहा भी है, एल्युमिनियम भी है, कॉपर भी है, ये ले सकते हैं ना। हमारे पास मेटेरियल तो बहुत है, लेकिन इसी मेटेरियल को हमने काम में क्यों लिया? इसकी विशेष इन्हीं मेटेरियल की ये जो मेटेरियल है इन मेटेरियल की कुछ विशेषता है। वो विशेषता क्या है कि जो हम मेटेरियल काम में ले रहे हैं, ये जो कोर काम में ले रहे हैं, वो कोर इसलिए काम में ले रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो है, इस ट्रांसफार्मर से जो निकलने वाला फ्लक्स है हमें उसको यहाँ पर सर्किट बनाना है। उस फ्लक्स को लिए
रास्ता प्रदान करना। अब फ्लक्स के लिए जो रास्ता प्रदान करना है उसके लिए हमें ये पदार्थ काम में लेने हैं। अब वो फ्लक्स हमें रास्ता प्रदान कराना है तो ऐसा पदार्थ हमें लेना चाहिए कि जिसकी परमेबिलिटी बोले तो चुंबकीयशीलता जो आपकी अधिक होनी चाहिए। जैसा कि हमने कंडक्टर में पढ़ा था, कंडक्टर ऐसा होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जो करंट को कम रोके और करंट ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्लो। ऐसा ही मटेरियल हमें यहाँ लेना है इस कोरों के लिए। जो आपका फ्लक्स यहाँ से इस कोर में इस वाइंडिंग में जो फ्लक्स बनेगा उस फ्लक्स को हमें यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ तक इसमें इस तरह से घुमाना होता है, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स घूमेगा उसके लिए हमें एक ऐसा पदार्थ चाहिए होता है जिसकी परमेबिलिटी अधिक हो रेजिस्टिविटी कम। जिसको रेजिस्टिविटी अगर बोले तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करें, चुंबकीय मटेरियल की अगर बात करें तो वहाँ रेजिस्टिविटी नहीं होता, वहाँ होता है रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस फ्लक्स के मार्ग में बाधा पैदा करता है और रेजिस्टिविटी धारा के मार्ग में बाधा पैदा करता है। तो यहाँ से इसकी विशेषता है, सबसे नंबर 1 लिखना, ऐसा पदार्थ जिसकी रिलेक्टिविटी कम व परमिएबिलिटी ठीक है, परमिएबिलिटी उच्च हो। पहली बात, ऐसा पदार्थ जिसकी रिलेक्टिविटी कम और परमिएबिलिटी अधिक हो, ऐसा पदार्थ हमें काम में लेना है। रिलेक्टिविटी का मतलब इसकी रेजिस्टिविटी जो फ्लक्स को रोकता हो, परमिएबिलिटी का मतलब जो फ्लक्स की चुंबकशीलता जो फ्लक्स को फ्लो कराता है। जैसे हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर में हमने रेजिस्टिविटी और एक कंडक्टिविटी दोनों पढ़ा था। रेजिस्टिविटी जो रेजिस्टेंस जो करंट के मार्ग में बाधा पैदा करता है और कंडक्टिविटी जो करंट को फ्लो कराता है, फ्लो कराने में सहायता प्रदान करता है। ऐसे ही फ्लक्स को फ्लो कराने में जो सहायता प्रदान करता है कौन करता है, परमिएबिलिटी, और रिलेक्टिविटी जो फ्लक्स को रोकता है। जैसे ही आप किसी भी कंडक्टर की हम बात करेंगे, किसी भी कंडक्टर की, जिस कंडक्टर की भी बात करेंगे उसकी रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टेंस इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ऐसे ही आपका कोई भी आप मटेरियल ले लो उसमें उसकी रिलेक्टिविटी तो हमेशा होगी ही होगी। हाँ, इतना जरूर है कि आप जो मटेरियल काम में ले रहे हैं वो मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम जरूर हो सकती है और रिलेक्टिविटी कम जरूर हो सकती है। तो ये मटेरियल ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम काम में ले रहे हैं कोरों के लिए, जिनकी रिलेक्टिविटी जो है वो कम है। यही मटेरियल ऐसे हैं जिनकी रिलेक्टिविटी सबसे कम है और परमिएबिलिटी चुंबकीयशीलता ज़्यादा है। बात क्लियर है? वहाँ तक समझ में आ गया? तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो कोर है ये हम सिलिकॉन स्टील की कोर क्यों काम में लेते हैं, CRG की क्यों लेते हैं, फेराइट की ही क्यों लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी रिलेक्टिविटी कम होती है और परमिएबिलिटी उच्च होती है। बाकी और जो पदार्थ हैं जिनको नहीं लेते उनकी रिलेक्टिविटी ज़्यादा होती है, परमिएबिलिटी कम होती है। चुंबकीय फ्लक्स को फ्लो कराने का जो सहायता करता है परमिएबिलिटी वो कम होती है और उनको रोकने में जो बाधा उत्पन्न करता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए हम सिलिकॉन स्टील या CRGO जो है या फेराइट पदार्थ जो है इनको कोई काम में लेते हैं। बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गई? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के दूसरा जो बात होती है कोर की। हम बात करें कोर की थिकनेस, कोर की मोटाई। ये जो कोर है ना ये पत्तियों के रूप में बनाई जाती है, पत्तियों को काटा जाता है। एक ठोस लोहा है उसको पत्तियों के रूप में काटा जाता है, ठीक है।
पत्तियों के रूप में देखो सबसे पहला ये होगा, इसमें हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस हिस्टेरेसिस लॉस आपने पढ़ा है, पहले पढ़ा था ना हमने, जब चुंबक वाला जो चैप्टर पढ़ा था मेटेरियल की, उसमें हिस्टेरेसिस लॉस है। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? आप एक आपके पास देखो हवाधारा हानि था और एक हिस्टेरेसिस लॉस। ये हिस्टेरेसिस लॉस है जो है, इसको कम करने के लिए हमने पढ़ा था कि पत्तियों को पतली की जाती है, जितनी ज्यादा पतली करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो दूसरी बात है हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है इन मटेरियलों का, हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। बात क्लियर है? दूसरी बात, अगर तीसरी बात करेंगे इसमें, नंबर 3, इनकी थिकनेस की अगर बात करें, मोटाई पत्तियों की मोटाई, पत्तियों की जो मोटाई होती है 25 HZ, ध्यान रखना 25 हर्ट्ज। यदि अगर 25 हर्ट्ज का आपका ट्रांसफॉर्मर है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है इसमें 25 हर्ट्ज जो है, 25 आवृत्ति का जो ट्रांसफॉर्मर है, उसके लिए आपकी जो ये कोर है, ये कोरों की जो मोटाई होती है वो कितनी होनी चाहिए? वो आपकी लगभग आपकी 0.5 mm, ठीक है, 0.5 mm मोटी आपकी होनी चाहिए। बात क्लियर? यदि 50 HZ का है तो उसके लिए इसकी मोटाई होनी चाहिए 0.35 mm। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है उन कोरों की मोटाई कितनी होती है आपको बताना है। 0.35 mm से 0.5 mm के बीच की थिकनेस होती है। इसीलिए हम पत्तियों, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम पत्तियों की जो पत्तियां जो होती हैं, इनको पत्तियों के रूप में हम काम में लेते हैं और फिर इनको क्या करते हैं, हम असेंबल करते हैं, रिवेट करते हैं। बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात? तो ये थी हमारे पास कोर की बातें। ठीक है, एक और इसका टॉपिक पॉइंट आता है, यह है वाइंडिंग को आधार बेस प्रदान कराता है। बात क्लियर? ये तो है आपकी कोर की बात। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, जो आपका आईटी लेवल है, जो आईटी लेवल में जो जितना आप जैसा भी आपका क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। आपसे पूछेगा कि ट्रांसफॉर्मर की कोर किस पदार्थ से बनी है, तो आपको बताना है सिलिकॉन स्टील से, CRBO से या फेराइट से। ऑप्शन आपको मिलेंगे। जनरली जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है। ध्यान रखना है सिलिकॉन की जो मात्रा होती है, यहाँ सिलिकॉन स्टील जो होता है 97 या 95% लोहा होता है और 3 से 5% स्टील सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन बात समझ में आई? सिलिकॉन जो सिलिकॉन स्टील होती है, सिलिकॉन स्टील कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बनी होती है, जिसमें 95% लोहा होता है और 5% आपका सिलिकॉन होता है। ये 3 से 5% सिलिकॉन होता है, ये 95 से 97% आपका क्या होता है, लोहा होता है। सिर्फ ये 3 से 5% ही पदार्थ जो है मेटल का नाम ही चेंज कर देता है, जिसको कहते हैं हम सिलिकॉन स्टील। ये पूछता है कि सिलिकॉन स्टील में कौन कौन से पदार्थ की मात्रा कितनी कितनी होती है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, आपको बताना है लोहा प्लस
सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है ये भी पूछता है कि ट्रांसफार्मर की कोरों में सिलिकॉन पर स्टील की जो बनी होती है उनमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है। 2 से 5% का ऑप्शन भी आ सकता है, 3 से 5% का। तो ये आपको यही रखना है कि 5 से ज़्यादा नहीं होगी। 5 से ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा हार्डनेस हो जाएगा, तो वहाँ पे आप ठीक है। और इससे कम आपका नहीं होगा, ये पिक्चार्ड में है, इससे भी ज़्यादा आपका ये 100 तरफ चलेगा, लेकिन कम नहीं कर सकते इसको, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से आपका ऑप्शन आपको तैयार करना है, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कंटेनर की। जो कंटेनर जिसके अंदर आपका ये पूरा पार्ट ये रखा होगा, ठीक है, जिसके अंदर ये पूरा पार्ट्स रखा होता है उसी को कहते हैं कंटेनर। जो आप देख रहे हैं जिसपे आपके मीटर भी लगे होते हैं, टर्मिनल पोस्ट भी लगे होते हैं, टर्मिनल भी लगे होते हैं, देखते हैं कई सारे उसमें पार्ट्स होते हैं, जिसपे जुड़े होते हैं वो क्या है आपका कंटेनर। बात के लिए आप ध्यान दो, कंटेनर की अगर बात करें, कंटेनर किसका बना होता है, ध्यान रखना, स्टील पदार्थ का बना होती है। बात के लिए किसका बना होता है, स्टील का बना होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात आती है कि कंटेनर जो है ये क्यों लगाया हमने, जो काम हमारा ये वाला पार्ट्स करता है तो ये हमने ये कंटेनर क्यों बनाया, इसको सर सिक्योर करने के लिए। नंबर 1 ये नंबर, ठीक है। आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करा। बात क्लियर है। जो इसके इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उन सभी की क्या कराता है, ये सुरक्षा प्रदान कराता है, ठीक है। दूसरा नंबर 3 इसमें होता है कि ये कंटेनर इसके अंदर खनिज, इसके अंदर खनिज तेल भरा होता है, जो ट्रांसफार्मर और वे वाइंडिंग को ठंडा करता है, बात समझ में। जो कंटेनर होता है, कंटेनर की स्टील का बना होता है, इसकी आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान कराता है। इसके अंदर खनिज तेल भरा जाता है। ये कंटेनर जो होता है इसके अंदर इसमें क्या भरा जाता है, खनिज तेल भरा जाता है, जो कि इंसुलेटेड युक्त होता है, इंसुलेशन तेल होता है ये, ठीक है। यह तेल इसमें लिखना चाहिए था, यह है इंसुलेशन का कार्य भी करता है, इंसुलेशन का कार्य भी करता है। बात क्लियर है, ठीक है। जो वाइंडिंग को ठंडा करता है और जो पत्तियां होती है ये पत्तियों को भी गर्म करता है हिस्टेरेसिस लॉस के कारण। ये हिस्टेरेसिस लॉस जो है इसके कारण आपकी पत्तियां गर्म होती है, इसमें बहने वाले करंट के कारण आपकी वाइंडिंग गर्म होती है। इन दोनों को ठंडा करने के लिए हमें क्या करते हैं, या तो तेल भरते हैं या इसको प्रेशर से हवा देंगे, ठीक है।
तो ये कंटेनर का कार्य है। ये कंटेनर क्या करता है, कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, तेल भरते हैं जो आपके ट्रांसफार्मर को कूलिंग का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा इसके इंटरनल पार्टों को सुरक्षा प्रदान कराता है। तीसरा ये स्टील का बना होता है। ठीक है, बात क्लियर है। ये तो थी आपकी कंटेनर। ठीक है, ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर दूसरा ये ट्रांसफार्मर जो है, जो हमने देखा ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, और उसको कई अन्य पार्ट्सों से जोड़ने के लिए हमने इसके कंटेनर को बनाया है। बात क्लियर है। तो यहाँ तक की बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कंटेनर का क्या कार्य है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर का जो कंटेनर है किस पदार्थ का बना होता है, ये क्या कार्य करता है, इसमें क्या भरा होता है। बात क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है, इसको साफ कर दो, इधर से उतारना किसी को, उतारना तो उतार दो। हाँ भाई, अब आपका जो तीसरा आ गया आपका तीसरा चौथा, ठीक है, जिसको आप कह रहे हैं टर्मिनल। देखो टर्मिनल का क्या कार्य है। ट्रांसफार्मर हम बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन है, उस ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन में आपको टर्मिनल देख रहे हैं। टर्मिनल आपके कौन से होते हैं, ध्यान रखना। जिन टर्मिनल ट्रांसफार्मर का वह भाग जिस के माध्यम जिसके माध्यम से सप्लाई लेने का कार्य किया जाता है, या फिर सप्लाई देने में लेने या फिर ये लिख लो, सप्लाई दी या ली जाती, सप्लाई दी या ली जाती है, वह आपके टर्मिनल कहलाता है। वो क्या कहलाते हैं आपके, टर्मिनल कहलाते हैं। जिस भाग ट्रांसफार्मर का वह भाग जिनके माध्यम से सप्लाई दी जाती हो या फिर ली जाती है, या देने और लेने का कार्य, सप्लाई देने और सप्लाई लेने का कार्य जो किया जाता है, किन से किया जाता है, आपका टर्मिनल से किया जाता है। ध्यान रखना, टर्मिनल नंबर 2 है कि टर्मिनल कॉपर क्या बोलते हैं उसको, तांबा पदार्थ, तांबा नहीं, क्या बोलते हैं, तांबा प्लस जिंक के बने होते हैं, तांबा प्लस जिंक के बने होते हैं। ठीक है, अगला यह ट्रांसफार्मर
ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़े होते हैं। बात के लिए तो आपको ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि टर्मिनल का क्या कार्य होता है, टर्मिनल किस पदार्थ के बने होते हैं, ठीक है, और ये कहाँ जुड़े होते हैं, किन से जुड़े होते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनल से जुड़ी होती है। ये प्राइमरी को हम जब सप्लाई देंगे तो टर्मिनलों पे देंगे, सेकेंडरी से सप्लाई लेंगे तो टर्मिनलों से लेंगे। टर्मिनल जो होता है ट्रांसफार्मर का वह भाग होता है जिसमें ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी जाती है और सप्लाई को ली जाती है। ये सप्लाई देने या लेने का जो कार्य किया जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो कौन करता है, आपका टर्मिनल करता है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना कि ये किस पदार्थ के बने होते हैं, तांबा प्लस जिंक के बने होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये थी आपके ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन। अब ट्रांसफार्मर के बारे में जो हमने पढ़ा है अब तक, ठीक है, ये हमने इसका बेसिक पढ़ लिया था। अब ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट जो टॉपिक रखेगा हम, वो होगा ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ट्रांसफार्मर जो हमने देखे हैं अभी तक, ट्रांसफार्मर परिचय हमने पढ़ा था, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, कैसा होता है, क्यों इसको हमने क्या इसकी आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ठीक है, कैसे करता है। फिर हमने इसकी संरचना के बारे में पढ़ा, ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है। अब ट्रांसफार्मर देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई दिक्कत है नहीं है? अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को वापस से रिवाइज करके देखना। अगर वीडियो को स्किप नहीं करना, जब भी वीडियो देखें तो स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, बाय बाय।